बाबा रामदेव के आंदोलन से उनकी इंडस्ट्री निकली, अन्ना हजारे के आंदोलन से एक सरकार निकली। किसान लगातार घाटे में खेती कर रहा है, एक किसान अपने खेतों में डटा रहा। अगर किसान खेत से हट जाता तो ये सरकार बनाने काबिल नहीं बचते, गुलाम होते किसी देश के। इस सरकार को उस रास्ते से वापस ला करके किसानों के रास्ते पे छोड़ देंगे, उसी दिन अपना आंदोलन वापस। हमने नहीं कहा ना, अभी हमने यूपी में हम 5 तारीख से शुरुआत कर रहे हैं एक पंचायत करने की ऑफिशियली। जोर नहीं लगा रहे हम, हमें जोर लगाने की क्या जरूरत। देखो, किसी व्यक्ति को उसके चरित्र, उसका कर्म उसको ऊपर और नीचे करते हैं। हम चाहे जितनी ताकत लगा लें, अगर सामने वाले का कर्म और चरित्र अच्छे होंगे तो हमसे कुछ नहीं बिगड़ेगा। और हम जरा सी भी ताकत न लगाएं, जैसा कि अभी पंचायत चुनाव में हुआ, चरित्र का आकलन आ गया। तो हम लोगों का ऐसा कोई मिशन नहीं है। हमारे लिए पूरा हिंदुस्तान एक है। इन कानूनों का असर पूरे हिंदुस्तान के किसानों पर पड़ने वाला है। इन कानूनों का फ़ायदा अगर होगा तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों को फ़ायदा होगा। ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के किसानों की है। पूरी तरह से अराजनीतिक है। आप लोगों का जब किसान संसद चल रहा था जंतर मंतर पर, तो राहुल गांधी वहाँ पर आते हैं, फिर जयंत चौधरी आते हैं। ये सारे तो राजनीतिक लोग हैं, विपक्ष की पार्टियों के लोग हैं। ये लोग आप लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं? यार ये बताओ, कैमरा जब चोरी करेगा और मीडिया का कैमरा चोरी करेगा, यार बड़ा गलत बात है। कहाँ थे राहुल गांधी और जयंत, बताएंगे? दर्शक दीर्घा जो होती है संसद में, उसमें तो कोई भी जा सकता है। हमारी भी दर्शक दीर्घा थी, हमारे सदन के अंदर नहीं थे, दर्शक दीर्घा में थे। ऐसा तो नहीं यार। देखो, कैमरे को यार थोड़ा सा ईमानदार बनाओ, उनको बताइए कि वो कहाँ बैठे थे। दर्शक दीर्घा में तो कोई भी आ सकता है, दर्शक दीर्घा में थे, हमारे बीच में नहीं थे। एकदम क्लियर है हमारा स्टैंड। आपको मैं फिर बता दूं, अभी अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, करना चाहो तो कर लो, कि अभी आप ये कहोगे कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ोगे, जब इतना क्रेज है हमारे टिकैत साहब का। टिकैत साहब से कहा गया कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते, आप तो इस समय नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान तो छोटी चीज़ है। तो उन्होंने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस हिंदुस्तान में हजारों पार्टियां हैं और लाखों लोग हैं जो राजनीति के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। राजनीति करना अलग बात है, राजनीति के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ऐसी परिस्थितियों में हिंदुस्तान को और खासकर कृषि प्रधान देश को आंदोलनकारियों की ज़रूरत है। और हम आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारी ही बने रहना चाहते, क्योंकि जैसी मौजूदा सरकार निरंकुश हुई है, अगर भविष्य में ऐसी सरकारें निरंकुश होंगी तो उनके नाक में नकेल डालेगा कौन? क्योंकि राजनीति में बैठे लोग नाक में नकेल नहीं डालते, क्योंकि सारा विपक्ष इस समय घुटने टेके हुए है। विपक्ष का जो रोल होना चाहिए था, और खासकर इस सत्र में होना चाहिए था, वो नहीं दिखाई दिया। हमें निराशा है। हम चाहते थे कि विपक्ष एक तरफा खड़ा होकर के हमारे बिलों पर, हमारे बारे में चर्चा करेगा। विपक्ष जाने कहाँ टेप रिकॉर्ड, कहीं कोई फ़ोन रिकॉर्ड। भाई फ़ोन की रिकॉर्डिंग होगी, क्या बुरा होगा? कोई गलत किया था क्या फ़ोन पे? हो गई थी तो बाद में कर लेते, उसका फैसला पहले किसानों का होना चाहिए था। तो ये तो सरकार के ट्रैक पे चले गए। सरकार चाहती थी कि मुद्दे से भटका कर दूसरे ट्रैक पे ले जाए, तो विपक्ष भी उन्हीं के ट्रैक पे जा रहा। अन्ना हजारे आंदोलन किए थे, बाबा रामदेव आंदोलन किए थे, ये सारे लोग आंदोलन किए और ये सारे लोग भी राजनीति में नहीं आए, लेकिन फ़ायदा बड़ा लिए। अन्ना आंदोलन से केजरीवाल निकले और आज वो दिल्ली के सीएम है। बाबा रामदेव काला धन का मूवमेंट चलाएं और आज वो इस देश के बड़े उद्योगपतियों में शुमार हैं। तो ज़रूरी नहीं कि राजनीति की मतलब निकाला जाए। तो कहीं ऐसा कुछ मतलब आपके टिकैत साहब का तो नहीं है? देखिए, 2 आंदोलनों का मतलब आपने बताया। अन्ना हजारे के आंदोलन से एक सरकार निकली और बाबा रामदेव के आंदोलन से उनकी इंडस्ट्री निकली। हालांकि इंडस्ट्री का काम वे पहले भी कर रहे थे। देखिए, इस तरह के आंदोलनों से अगर हिंदुस्तान की बुद्धिजीवी और राष्ट्रवादी मीडिया बराबरी करेगी तो ये तो मेरा यार मित्र बड़ा दुर्भाग्य होगा। क्योंकि अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो खुद भाजपा का द्वारा चलाया हुआ आंदोलन था। भाजपा उसके पीछे खड़ी थी, कांग्रेस सरकार को गिराना चाह रही थी, वो आंदोलन चलवा दिया उन्होंने और उससे उनको फ़ायदा न होगा। आदरणीय केजरीवाल जी आ गए। अच्छा है, राजनीति में अच्छे स्वचित लोग आना चाहिए, अच्छे लोग आना चाहिए। लेकिन केजरीवाल की राजनीति भी धीरे धीरे खुल रही है। इस देश की जनता सब कुछ जानती है। अन्ना आंदोलन रहा हो, रामदेव जी का तो कोई आंदोलन था नहीं, रामदेव जी का कोई आंदोलन नहीं था। आंदोलन होता है देश की समस्याओं के लिए। आंदोलन अपने उत्पादन की ब्रांडिंग के लिए नहीं होता है। वो उनकी ब्रांडिंग थी, कंपनी का कार्यक्रम था, अपनी ब्रांडिंग की। वो स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़े वो अभिनेता हैं, सारे अपने उत्पादों का ब्रांडिंग करते हैं। और क्या असर हुआ उनका? माननीय अन्ना हजारे जी हैं, किस तरह लाए गए, भूखों मारे गए, अब कोई पूछने नहीं जाता वहाँ। ये आंदोलन किसी नेता का नहीं है, ये आंदोलन हिंदुस्तान की जनता का और हिंदुस्तान के किसान का है। तो
तो नेता के आंदोलनों से हिंदुस्तान के किसान के आंदोलनों को नहीं आंका जा सकता। इस आंदोलन में कोई नेता नहीं, इस आंदोलन में किसान और जनता नेता है। वो फैसला ले रही है कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। क्या ले रही है फैसला, वही तो बताइए आप, क्या फैसला लेगी? देखो, जनता का फैसला, बोल दीजिए ना। हमसे ज़्यादा खुल के तुम्हें कोई बोलता नजर नहीं आएगा। आप सुनने की क्षमता रखें। हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तान के हित में सोचेगी। किसी पार्टी के सिलेक्टिव कार्यकर्ता वो अपनी पार्टी के हित में सोचेंगे। हिंदुस्तान की जनता देश के हित में सोच रही है कि 130 करोड़ से भी ऊपर जनसंख्या हो रही है। किसान लगातार घाटे में खेती कर रहा है। बगैर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हिंदुस्तान का 130 करोड़ जनता का पेट नहीं भरा जा सकता है। उस हिंदुस्तान की जनता जो बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरता रहे, और किसान फायदे में तो नहीं रहने वाला है क्योंकि लगातार नुकसान में खेती कर रहा है। किसान की नस्ल भी बची रहे ताकि आगे वो खेती करते रहे, तो जनता का पेट भरता रहे और खेती भी जिंदा रहे। फसल और नस्ल बचाने का ये आंदोलन है। सरकार तो कह रही है कि अनाज उनके पास सरप्लस है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये बिल आए ताकि ज़रूरतों के हिसाब से, कारपोरेट की ज़रूरत के हिसाब से फसलें उगाई जाए। और आप कह रहे हैं कि हम वही उगाएंगे जो हम चाहेंगे, तो फिर ऐसे देश तो नहीं चलेगा ना। उगाना तो वही पड़ेगा जो ज़रूरत हो। ऐसा ना हो कि आप धान और गेहूं ही उगाते रहें, तो फिर बाकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? हम सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, विज्ञान को चैलेंज कर रहे हैं, और कोई ताकत हो तीसरी उसको चैलेंज कर रहे हैं। ये परखनली में बच्चा तो पैदा कर सकते हैं, पर गेहूं पैदा करके बता दें। इनको प्रोसेस में खेतों में जाना पड़ेगा, किसानों की शरण में जाना पड़ेगा। जब 43 करोड़ जनसंख्या थी इस देश की, उस समय देश भूखों मरता था, विदेशों से खाद्यान्न आता था। अब लगभग 143 करोड़ जनसंख्या है, ये किसानों का प्रस्वारथ है। सरकारें तो इस बीच में हजारों मंत्री विमंत्री गए, सैकड़ों सांसद विधायक हो गए, और 25 सरकारें आना जाना हो गई, लेकिन किसान अपने खेतों में डटा रहा। अगर किसान खेत से हट जाता तो ये सरकार बनाने काबिल नहीं बचते, गुलाम होते किसी देश के, खाद्यान्न खा रहे होते उसका, उसी के गुण गा रहे होते। किसान का प्रस्वारथ है, किसान का धन्यवाद करें ये बेईमान। एक किसान के उत्पादन को चैलेंज नहीं कर सकते, ये काम किसान ही कर सकता और कोई कर नहीं सकता। और किसान पूरी शिद्दत और ईमानदारी से उत्पादन करके इनके द्वारा तय किए हुए रेट से भी आधे पर इनको समर्पित कर रहा है ताकि देश बचा रहे। इसलिए किसान अपनी खेती कर रहा है, खेती के अलावा कोई विकल्प नहीं। क्या चाहते हैं आप, किसान प्रधानमंत्री बन जाए? देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा विषय ये नहीं है। इस देश में किस तरह के प्रधानमंत्री की जरूरत है ये बहुत आवश्यक। ये सरकार जब बनी तो इन्होंने कहा ये किसानों की सरकार है। किसानों की सरकार अगली बनेगी, गरीबों की सरकार। हाँ, किसानों की, गरीबों की सरकार इन्होंने कहा। ये 1% भी अपने मानक पे खरे नहीं उतरे। इन्होंने किसान सम्मान निधि का ढिंढोरा पीटा। 17-18 रुपये पर डे पड़ता है लगभग। क्या 17-18 रुपये में किसी परिवार की चाय का भी प्रबंध हो सकता है क्या? इस तरह की धोखेबाजी वाले जो कानून लाएंगे। एमएसपी पर इन्होंने कहा कि हमने खरीद की। जब इन्होंने ही एमएसपी का आकलन करवाया तो पता चला कि हिंदुस्तान का केवल 6% किसान ही एमएसपी पे अपना गल्ला बेच पाता। 94% नहीं, इन्हीं ने करवाया था। शांता कुमार जी इन्हीं के मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के दौरान हुआ। इनके जितने भी काम हैं वो काम केवल गाना ज़्यादा गाते, उनका परिणाम अच्छा नहीं है। अगर इन्हें किसान सम्मान निधि ही करना थी तो उसका एक हम मानक बताए देते हैं। एक व्यक्ति नौकरी करता है और वो तनख्वाह पाता है, और उसके परिवार फिर सरकार की नौकरी में नहीं जाता है। किसान का पूरा परिवार सरकार की खेती में नौकरी करता है। जो एक केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी के बराबर एक परिवार जो किसान का किसानी कर रहा है, उस एक परिवार के मेंबर को पर महीने एक केंद्रीय कर्मचारी के बराबर तनख्वाह के बराबर सम्मान निधि दे दें, और उसके बदले में उनका एक ही काम करता हमारा पूरा परिवार काम करेगा। एक तनख्वाह में 5 लोग कम से कम काम करें। उगाने को बोलेगी, आप वो उगाएंगे नहीं, आप अपने मर्जी से उगाएंगे। सरकार आपको सब्सिडी क्यों देगी? देखो, अनाड़ियों के हाथ में गाड़ी है, एक्सीडेंट बच नहीं सकता। ये तो जो विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे कि क्या होना चाहिए, किस क्षेत्र में किस चीज़ का उत्पादन होता है। जो ठंडे प्रदेशों में पैदा होने वाली फसलें हैं उनमें ये कहेंगे गर्म प्रदेशों में पैदा करो, गर्म प्रदेशों में ठंडे में पैदा करो। हमारे बाबा टिकैत कहते थे कि इन सरकारों की व्यवस्था इस तरह की है कि इन्होंने बकरी को डाल दिया पानी में और मछली को डाल दिया झाड़ी में। वो जो करवाएंगे ये तो ये रेगुलेट करेंगे ना कि विदेशों से, WTO से जिनका समझौता है, वहाँ से मुझे इतना खाद्यान्न मंगाना है, इतना दूध मंगाना है, तो यहाँ के ये खाद्यान्न को कम पैदा करवाना होगा। तो ये कहेंगे कि पैदावारी कम करो, ज़मीन बंजर पड़ी रहने दो, इसको उद्योगपतियों को दे दो।
ये हमारे भाई टाटा अंबानी, टाटा तो का नाम नहीं लेंगे, वो तो अडानी अंबानी हैं और भी सैकड़ों लोग हैं, उनको भाइयों को दे देंगे, अपनों को भाई हैं इनके, ये होना भी चाहिए जो मतलब गाड़े वक्त में काम आए। मतलब इलेक्शन में हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए, धन उपलब्ध कराए तो भाई होता है, हम बुरा नहीं मानते इन चीज़ों का, भाई तो मदद करता ही है, उनकी मदद इनको करना चाहिए। लेकिन पूरे देश को दाव पे लगा के मदद करेंगे, ये तो नहीं होना चाहिए। साइड आइड से कर देते, हाँ नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि शेल्टर बना लो, जब तक हम कानून बना देते तो तुम शेल्टर बना लो, इस तरह की मदद नहीं होना चाहिए। भाई क्या सबूत है चोरी इस बात करें वो का? पकड़े जाएं। क्या सबूत है इस चोर चोरी करते पकड़ा जाता, वो चोर नहीं कहलाता। नहीं, क्या सबूत है इस बात का कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहले आप बना लो साइलोज? क्या सैलो जो बने हैं, अगर इनको आभास नहीं था कि आगे भविष्य में इस तरह के कानून आएंगे, अगर आपको ये आभास हो जाए सारे मीडिया तंत्र को कि अगले आने वाले समय में कोई ये घोषणा कर दे कि आज रात आधे 12 बजे के बाद सारे मीडिया का काम सिस्टम ख़त्म, अब बगैर मीडिया के देश रहेगा, अगर ये घोषणा हो जाए वो नोटबंदी की तरह, वो ये कानून आ जाए, तो तुम लोग अपना जो कैमरा वैमरा रख करके दूसरा काम करोगे ना, बैन लग जाएगा इस पर। तो इस तरह जो ये सिस्टम बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, ये चीज़ अच्छा, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि किसान घाटे में जा रही है, खेती घाटे में जा रही है, चाहे वो 50 बीघे वाला किसान हो, चाहे 10 बीघे वाला किसान हो, सभी किसान घाटे में जा रहे हैं, तो खेती क्यों नहीं छोड़ देते किसान? बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक उदाहरण देने जा रहा हूँ मैं। एक नदी में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था, एक संत नहा रहा था किनारे, उसने देखा कि बिच्छू मर जाएगा, तो उसने हाथ लगा दिया, उसको हाथ में ले लिया, जैसे ही हाथ लगाया बिच्छू ने तुरंत उसको काट लिया, उन्होंने छोड़ दिया, वो जब फिर बहने लगा तो फिर हाथ लगा दिया। एक सज्जन खड़े थे, उन्होंने कहा कि बार बार आप उसको उठा रहे हो, वो आपको काट रहा है। तो संत ने कहा कि ये बिच्छू का स्वभाव है कि उसको जो टच करेगा उसको डंक मारेगा, और ये संत का स्वभाव है कि किसी को मरने नहीं देगा। तो ये सरकार का स्वभाव है कि हम तुम्हें फ़ायदे में नहीं रहने देंगे, और ये मेरा स्वभाव है कि हम तुम्हें भूखों नहीं मरने देंगे। वो लड़ाई इस बीच में है, लड़ाई इस बीच में है कि हमारा स्वभाव है कि हम देश को भूखा नहीं मरने देंगे, और इनका स्वभाव है कि हम तुम्हारी जेब नहीं भरने देंगे, हम तुम्हें घाटे में ही रखेंगे। यहाँ लड़ाई है मेरे भाई। किसान पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे घाटे में ही जाएगा, उसका बच्चा नहीं अब संघर्ष शहर आएगा, बड़ी कंपनी में संघर्ष छेड़ दिया। भाई जुल्म ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त कौन करेगा? एक सीमा होती है, अब सीमा पार हो चुकी है, अब संघर्ष छिड़ गया है। अब किसान तय करेगा कि हमको कैसे लाभकारी मूल्य मिलेगा, कैसे नस्ल, भाई नस्ल जिंदा रहना चाहिए, तब तो ये आगे की फसल पैदा होगी, और फसल पैदा नहीं होगी तो 143 करोड़ जनता कहाँ जाएगी जो वोट देगी सरकार को? एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये क्रांति है किसानों के लिए, देश के लिए क्रांति है जो आंदोलन चल रहा है, और जैसे ही यहाँ से हम लोग जाते हैं और सरकार के किसी व्यक्ति से बात करते हैं या किसी पार्टी के किसी अध्यक्ष सदस्य से बात करते हैं तो पूरा तरह इग्नोर कर देता है, और मीडिया भी एक तरह से बहुत बड़ा धड़ा इस बात को इग्नोर कर रहा है कि ये क्रांति है। क्रांति नहीं, ये पॉलिटिक्स है, विपक्ष है, राहुल गांधी आ रहे हैं, कभी जयंत चौधरी आ रहे हैं आप लोगों को, तो ये क्रांति कैसे मानी जाए? पूरा देश स्वीकार तो करे इसको क्रांति। देखो, पूरे देश ने क्रांति स्वीकार कर ली, क्योंकि जब इन्होंने खालिस्तानी, आतंकवादी, फलाने ठिकाने जितने भी आरोप लगाए, वो सारे 130 करोड़ जनता ने नकार दिए, नहीं तो हम यहाँ 9 महीने नहीं बैठ पाते। अच्छा, अब रही दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये क्रांति नहीं है, ये नहीं है, यही 3 कानून कांग्रेस गवर्नमेंट अपने शासनकाल में लाना चाहती थी। तब ये हमारा संयुक्त किसान मोर्चा भी नहीं था, हमारे टिकैत साहब थे, उन्होंने टिकैत साहब ने दिल्ली आके विरोध किया कि ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे। तो यही भाजपा के लोग जब सत्ता में नहीं थे तो हमारे पीछे खड़े होकर आंदोलन कर रहे थे, और उन्होंने प्रबल विरोध किया था, सदन में भी विरोध किया था, हम कानून नहीं लाने देंगे। जब कांग्रेस लाए कानून तो देश का नुकसान, और जब ये कानून लाए तो देश का फायदा। मतलब ये आंदोलन करें तो राष्ट्रवाद, और हम आंदोलन करें तो आतंकवाद। भाई ये भी फार्मूला तो हमें समझाना पड़ेगा। भाई ये किसने अधिकार दिया कि भाजपा आंदोलन करेगी तो राष्ट्रवाद होगा, और अगर दूसरे लोग आंदोलन करेंगे तो ये आतंकवाद होगा? ये भी तो नहीं चलेगा। इन 3 कानूनों का विरोध ये भी कर रहे थे, आज जो इनके पक्ष में खड़े हुए हैं, जरा बता दें किस मुंह से कर रहे थे? अगर हमें किसी राजनीतिक दल के उकसावे पे हम आंदोलन कर रहे हैं तो उस समय जे किस राजनीतिक दल के मतलब किस के उकसावे पे हमारे पीछे खड़े थे, जे किसकी फंडिंग पे खड़े थे? लाल किले पे तिरंगे के बगल में एक धर्म का झंडा लगा देना, क्या ये राष्ट्रवाद है? ये आप लोगों ने राष्ट्रवाद किया था, बताइए इसको। अगर हमने किया होता तो हम जवाब देते, ये तो सरकार ने किया, सरकार से जवाब ले लो, क्योंकि हमारे ट्रैक्टर 11 बजे के पहले गए ही नहीं। उन ट्रैक्टरों को गुमराह कर करे, जब तक ट्रैक्टर चलते हमारे बॉर्डरों से, ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया का रिकॉर्ड मानता हूं क्योंकि जो टीवी लाइव होता है वो फिर झूठा नहीं बोलता, जब तक हमारे ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ जाते तब तक झंडा लगा दिया गया था। तो फिर हम तो गए नहीं,
और लगाने वाला कौन था उसका नाम क्लियर हो गया, वो किससे संबंधित था, किसके साथ फोटो थे, माननीय जो दो सर्वशक्तियाँ हैं इस देश में उनके साथ फोटो थे, वो किसका घरेलू मेंबर था, भाजपा के माननीय सांसद का घरेलू मेंबर था, उसने सांसद ने कैसे टिकट पाया था, उसी व्यक्ति के माध्यम से टिकट पाया था। हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जोन हमारा जो वो लाल किला है, एक अदना आदमी 8 बजे सेल्फी ले रहा वहाँ लाल किले पर, वो भी आप लोगों ने दिखाई सेल्फी कि वो खड़ा है, पीछे सेना खड़ी है, उसके बाद लाल किला दिख रहा है, उस समय 8 बजे है। 8 बजे पहुंच जाने वाला व्यक्ति सम्मानपूर्वक लाल किले में प्रवेश करता है अपने फौज फाटे के साथ, और 1 घंटे तक तांडव करता है, झंडा लगाता है और फिर सम्मानपूर्वक निकल जाता है और लोग खड़े देखते रह जाते हैं। ये किसके इशारे पे है? अगर सरकार ने रेड कारपेट नहीं बिछाया होता उसके लिए तो संभवतः ऐसा हो पाता। इसके माध्यम से किसान को बदनाम करने का जो प्रयास किया गया और एक माहौल बनाया गया, देश की जनता ने उसको भी नकारा और हम लोगों ने दोबारा 13 दिन तक शांतिपूर्वक संसद के दरवाजे पर अपनी संसद चला करके और 15 अगस्त जैसे बड़े आयोजन को शांतिपूर्वक मना करके ये दिखा दिया कि ये किसान कभी भी आतंकवादी और हिंसावादी नहीं था। हिंसा केवल सरकार हमको तोड़ने के लिए कराना चाहती थी। ये बताइए रास्ता क्या है, अब कैसे बात बनेगी? कानून वापिस और MSP पे कानून, ये वो तो सरकार ने मना कर दिया। देखेंगे, हाँ कर देगी। अभी तो 9 महीने हो गए हैं, कोई जल्दबाजी कहाँ है? 9 महीने अभी हैं ये? अभी थोड़ा समय हुआ है। अरे 9 महीने मान लीजिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब 9 महीने हो गए तो अब वही किसान बचे हुए हैं जिनके पास प्रॉपर्टी और जिनके खेतों में मजदूर काम करते हैं। बड़े किसान हैं, छोटे किसान सब घर चले गए, उनके खेतों में काम है। किसान कहाँ गया? एक काम करो, हम हिंदुस्तान की मोदी मीडिया आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे, केवल मोदी मीडिया जो सपोर्ट करती है उनको ये जिम्मेदारी देते हैं कि जितने लोग धरने पे बैठे उनकी सब लोगों की खतौनी निकाल ली जाए, पता चल जाएगा किसके नाम कितनी जमीन है। वो तो रोज चिल्ला कह रहे हैं कि ये बड़े किसान हैं और आंदोलन खाली हो रहा है। तो उनके हाथ में सब रिकॉर्ड है, हर तहसील से रिकॉर्ड मंगा करके और किसान का फोटो दिखाएं उसके फोटो के सामने खतौनी चिपकाएं, प्रूफ देना। सरकार तो प्रूफ में बात करती है। सरकार भी अगर प्रॉपर्टी करेगी, आपकी कितनी खेती है? हमारी 5 हेक्टेयर से कम खेती है मेरे पास, और कम ही होगी मेरे नाम से। और यही हालत सबकी है। जो जनसंख्या बढ़ी है, ये डिवाइड नहीं हुआ, प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हुई भाई। ये तो व्यापारी तो अपना कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि रिलायंस तेल कारपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस जो इंफॉर्मेशन, रिलायंस मोबाइल, ये तो अपने बढ़ा देंगे। हमारी तो जमीन उतनी रबड़ थोड़ी जो बढ़ जाएगी। हमारा तो बंटवारा वहीं सस्ता तो दे रहा है ना। रिलायंस अगर बना रहा है, जियो का सिम वो लाया तो सस्ता भी तो कर रहा है। क्या समस्या है रिलायंस? क्या आज सस्ता है क्या? इन्होंने तो फ्री देना शुरू किया था, फिर 99 पर आए, फिर 199, 299, 300, 400, आज 599 पे गाड़ी पहुंच गई। ये सस्ता है यार। आप लोग ऐसा तो ना करो यार। जो फ्री सिम दिया था आज 599 पे पेल दिया। और नेटवर्क आता नहीं है, मतलब पैसे ले लेते हो, गोल गोल चक्कर घूमता रहता, नेट चलता नहीं है। ये वही फंडा है जो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। ये इस तरह के फंडे नहीं चलेंगे। हम लोग, लास्ट बात बता दूं आपको, हम लोग किसी को सत्ता से हटाने के लिए, किसी को सत्ता दिलाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम लोग कृषि प्रधान देश की सरकार जो किसानों का कसम खा करके सत्ता में बैठी, वो सरकार किसानों के रास्ते से दूर हो गई है, भटक गई है, या जानबूझ करके वो रास्ता छोड़ चुकी है। ये उद्योगपतियों को, धन्ना सेठों के रास्ते पे जा चुकी है। इस सरकार को उस रास्ते से वापस ला करके किसानों के रास्ते पे छोड़ देंगे, उसी दिन अपना आंदोलन वापस कर देंगे। चलिए, तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय किसान यूनियन के। सरकार कह रही है कि ये तीनों बिल कड़वी दवाई की तरह हैं जो भला किसानों का करेंगी, और किसान कह रहे हैं कि ये तीनों बिल जहर हैं। इसके अलावा यूपी इलेक्शन पर ज़्यादा कुछ कैमरे पर तो नहीं बोले, पर ये बात तय है कि यूपी इलेक्शन के लिए किसानों की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और 5 सितंबर को हम भी जाएंगे मुजफ्फरनगर में, आपको दिखाएंगे वहाँ पर, वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए किसान आंदोलन और इससे जुड़े तमाम पहलुओं के लिए आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।